चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास जो है वो ख़त्म हो चुका है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से सदर से मुलाकात न करने का फ़ैसला किया गया है। सदर की जानिब से ख़त लिखा गया था और इंतखाबात की तारीख के हवाले से मुलाकात के लिए लिखा गया था, तो इसमें अब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से मुलाकात न करने का इस हवाले से ये अहम फ़ैसला किया गया। और उन्होंने कहा कि जो सदर का ख़त है उसका जवाब अब बज़रिया ख़त ही दिया जाएगा। मुनीब फारूक साहब ने हमें ज्वाइन किया है इस मामले पर, सीनियर रैंकिंग पर्सन, उनसे बात करते हैं। मुनीब, ये बताएगा जो फैसला किया गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से कि सदर से मुलाकात नहीं की जाएगी और ख़त का जवाब बज़रिया ख़त ही दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। देखिए, ये बात हम गुज़िश्ता रोज से डिस्कस कर रहे हैं जब से सदर मुमलिकत ने ख़त चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखा है। अब मैंने ये आर्गुमेंट और सारी चीज सामने रखी थी आपके सामने भी कि जो सदर का खत है वो आईनी एक ऑब्लिगेशन है जो सदर के पास है। उसके ऊपर बहुत से हमारे जो लोग हैं, दोस्त हैं, उन्होंने कंफ्यूज इस चीज से किया कि सदर तो वज़ीर आज़म की एडवाइस का पाबंद है। देखिए, एडवाइस पर असेंबली डिसॉल्व हो गई और उसी एडवाइस का फिर आगे कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है आर्टिकल 48(5) के अंदर, जिसमें ये कहा गया है कि सदर फिर दो काम करेगा। एक ये कि वो इंतखाबात की डेट अनाउंस करेगा और दूसरा ये कि वो केयर टेकर कैबिनेट जो है, केयर टेकर गवर्नमेंट वो डिसाइड करेंगे। जाहिर बात है वो पार्ट हो चुका है ऑलरेडी विद द कंसल्टेशन ऑफ द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर, आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर। अब जो एक और मामला है वो है इंतखाबात की तारीख का। इलेक्शन कमीशन का इन्हिसार इस बात पर है कि जी आइन इलेक्शन कमीशन एक्ट के अंदर तरमीम हो चुकी है, लिहाजा अब सदर मुमलिकत का इंतखाबात की तारीख देने से मुताल्लिक कोई रोल नहीं रहा क्योंकि ये मेजर अमेंडमेंट हो चुकी है। जबकि जो दुरुस्त पोजीशन है मेरी नुक्ता नजर के मुताबिक वो ये है कि आइन के अंदर जब तक आर्टिकल 48(5) को आप अमेंड नहीं करेंगे और वो हिस्सा रहेगा आइन का, तो ये सदर मुमलिकत का इस्तेहकाक रहेगा और ये डिस्टिंक्टिव राइट के तौर पर रहेगा। उन्होंने एक काम जो कि वज़ीर आज़म के कहने पर होना था उन्होंने कर दिया, असेंबली तहलील कर दी। अब वही आर्टिकल उन्हें एम्पावर करता है कि वो आइन के मुताबिक इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। लेकिन ठीक है मुनीब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आपने आइन के आर्टिकल 48(5) का जिक्र किया है जिसके मुताबिक आपका ये कहना है कि सदर का इस्तेहकाक ये रहेगा। तो जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे भी उनकी टेक ले लेते हैं, मजीद जो कानूनी निकात है उनसे जान लेते हैं। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, जिस तरीके से अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि सदर का इस्तेहकाक नहीं है और मुनीब फारूक कह रहे हैं कि आइन का जो आर्टिकल है 48(5) उसके मुताबिक सदर का इस्तेहकाक ये रहेगा, तो क्या लीगली तौर पर, कानूनी तौर पर हम क्या देखते हैं, किसका इस्तेहकाक है ये? देखिए, आइन जो है वो तो अपनी जगह मौजूद है और उसका 48(5) में लिखा हुआ है कि तारीख प्रेसिडेंट साहब मुकर्रर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इशू तो ये है ना कि अब जो दूसरे अमेंडमेंट्स हो गई हैं इलेक्शन एक्ट में, तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसके तहत आता है, तो वो उसके तहत वो अपना डिटरमिन कर सकता है। पॉइंट यहाँ पे ये है कि क्या प्रेसिडेंट साहब चीफ इलेक्शन जी ठीक है, शाइक उस्मानी साहब से बात करते हैं। मुनीब, आपकी जानिब बढ़ते हैं और आपसे यही पॉइंट जो है वो जानते हैं कि अमेंडमेंट्स का जिक्र कर रहे थे शाइक उस्मानी साहब कि जो अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं उसके बाद उनकी जो है वो आवाज़ जो है वो चली गई। तो क्या अमेंडमेंट्स जो हैं, आप ये समझते हैं कि जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई हैं, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा इस बात से? देखिए, कोई भी जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होता है, जैसे इलेक्शन एक्ट है, उसके अंदर अगर कोई ऐसी चीज लिखी हुई है, वो अमेंडमेंट मौजूद है, ठीक है, वो कानून है, लेकिन अगर वो मुतसादिम है आइन के साथ और एक वहां पर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो आइन एक सुपीरियर डॉक्यूमेंट है, उसकी अहमियत ज्यादा है और आइन फिर ऐसी सूरत हाल में ओवर राइड करेगा। इसको कहते हैं ओवर राइडिंग इम्पैक्ट। उसका ओवर राइडिंग इम्पैक्ट और ओवर राइडिंग इफेक्ट होगा और ऐसी सूरत हाल में फिर आप एक्ट की बजाय आप जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चीज प्रोवाइड की गई है आप उसको फॉलो करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज अ पेरेंट डॉक्यूमेंट, उसकी अहमियत बहरहाल किसी भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से ज्यादा है। मेरा इस्तदलाल कल से भी यही रहा है और हमारे बहुत से दोस्त ये कह रहे हैं कि नहीं, वो देखिए आर्टिकल 58 जो था 2B वो पुराना था, वो तब्दील हो चुका आइन का। अब सदर खुद से असेंबली तहलील नहीं कर सकते, वो एडवाइस पर असेंबली तहलील कर सकते हैं, जो कि उन्होंने की। वक्त से पहले असेंबली तहलील हुई और आर्टिकल 48(5) के दो हिस्से हैं, एक केयर टेकर गवर्नमेंट के हवाले से, एक अनाउंसमेंट ऑफ डेट के हवाले से। एक काम हो चुका है, दूसरा काम होना है और दूसरा काम के लिए उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इसलिए बुलाया था कि आप आइए और मुझे बताइए कि हम ये डेट कब अनाउंस कर सकते हैं मुशावरत के लिए। याद रहे कि सदर जो नहीं कर सकते वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि
डीलिमिटेशन का मामला शुरू हो चुका है। लिहाजा सदर मुमलिकत डीलिमिटेशन को ये नहीं कह सकते कि नहीं डीलिमिटेशन को आप छोड़ दें और आप आइन और आप 90 दिन में इंतखाबात करवा दें। ये नहीं हो सकता, क्योंकि डीलिमिटेशन का अमल भी आइन के मुताबिक हो रहा है और वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के हुक्म पर हो रहा है। और इसलिए हो रहा है कि जो सेंसस है 2023 का, उसको सर्टिफिकेशन सीसीआई के अंदर मिल चुकी है, जो कि एक आइनी बॉडी है। ठीक है। अच्छा मुनीब, अब यहाँ पर अहम नुक्ता ये है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से ये फैसला किया गया वो सदर से मुलाकात नहीं करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन जो है उनकी अपनी जो है कानूनी माहिरीन भी उनके साथ हैं और चीफ इलेक्शन कमीशन खुद भी तमाम मामलात को जानते हैं। तो उनकी जानिब से 48(5) के ऊपर जो है, अगर इसको वो जानते हैं, समझते हैं, उनकी लीगल टीम भी जानती है, तो मुलाकात ना करने का फैसला क्यों किया गया? देखिए, वो रिलाय कर रहे हैं, जो अभी तक मेरे पास उस खत का वो जवाब नहीं है ना, मिनट्स ऑफ द मीटिंग है। जो खत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से लिखा जाएगा उसके अंदर उसकी ऊपर लिखा होगा और उसके अंदर मौजूद होगा कि उन्होंने किस बात के ऊपर इन्हिसार करते हुए सदर मुमलिकत से ना मिलने का फैसला किया है। ठीक है मुनीब, साथ ही रहेगा, क्योंकि उन्होंने ये कहा है, जरा ये बता रहे हैं कि कानूनी टीम ने मुलाकात ना करने की तजवीज़ दी है। तो अशतर उसाफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी मालूमात हासिल करते हैं। अशतर उसाफ साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर से मुलाकात ना करने का जो फैसला किया है, आप इसको कैसे देखते हैं, क्या समझते हैं, कितना दुरुस्त है ये फैसला, और आइन इस हवाले से क्या कहता है? देखिए, मैंने जब ये खबर देखी चिट्ठी की और चिट्ठी के मदरजात पढ़े, तो मैंने तो ये कहा था कि ये बहुत ही खुशाइन बात है और इस तरह की मुलाकात होनी चाहिए और कम्युनिकेशन के दरवाजे हमेशा खुला रहना चाहिए। उसकी वजह यह है कि सारे के सारे फैसले जो हैं ये बाहमी मशावरत से होने चाहिए और ये एक इन्फॉर्म डिसीजन होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि सिर्फ तारीख देना ही बात नहीं है। तारीख तक जो सफ़र होगा, यानी तारीख तक जो मुख्तलिफ मराहिल से गुजरेंगे, वो ज़ाहिर है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब और इलेक्शन कमीशन बेहतर जानते हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज बेहतर जानती हैं, वजारत ख़जाना बेहतर जानती है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो स्पेशलिस्ट होती हैं, स्पेशलाइज्ड होती हैं, और इसीलिए ये मशावरत जो है बहुत अच्छी चीज़ है। आई एम श्योर कोई ना कोई बहुत अच्छी रीजंस होंगी जिसकी वजह से नहीं मिले, लेकिन अगर वो मिले आपस में तो ये बहुत अच्छा होगा। अशतर साहब, आप साथ ही रहेगा, जो कानूनी पहलू हैं इरफान कादिर साहब से भी जो है वो जान लेते हैं। तो इरफान कादिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, लेकिन इससे पहले हम अपने नाज़रीन को बताएं, आप ही हमारे साथ रहेगा, कि चीफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से सदर मुमलिकत को जवाबी ख़त लिख दिया गया है, जिसका उन्होंने कहा था कि अब जो मुलाकात नहीं करेंगे, और जो फैसला दिया गया है वो उनको ये फैसला किया गया था कि ख़त ही जो है वो ख़त की सूरत में ही जवाब दिया जाएगा। जो सदर मुमलिकत ने ख़त लिखा है, जवाबी ख़त अब चीफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से सदर मुमलिकत को भेज दिया गया है, ख़त लिख दिया गया है, और चीफ इलेक्शन कमीशन ने, उनकी कानूनी टीम ने यह फैसला किया था कि सदर मुमलिकत का जो ख़त है उसका जो जवाब है उसके बाद मुलाकात नहीं की जाएगी। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के बाद इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। ये बात ख़त में तहरीर की गई है, ये बात ख़त में लिखी गई है, और सदर मुमलिकत को जवाबी ख़त चीफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से लिख दिया गया है। इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है, सदर का नहीं, और ये आज के इजलास में इस बात पर इत्तफाक किया गया है, कानूनी टीम की जानिब से यह कहा गया है। तो इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद है, हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। इरफान कादिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, ये जो तमाम मामला है इस पर आपकी टेक जाना चाहेंगे, आइन और कानून क्या कहता है वो भी सर जाना चाहेंगे। इस मामले पे आइन बड़ा क्लियर है कि इलेक्शन का जो मामला है उसमें डेट देने का काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन का है और उसका सदर से कोई ताल्लुक नहीं है, और सदर सिर्फ उस सूरत में दे सकते हैं डेट जहाँ पे अपनी स्वाबदीद में वो असेंबली डिसॉल्व करें, तो फिर उसका जिक्र है आइन में। और ये जो असेंबली थीम मोस्टली इसका कोई ताल्लुक उस वाली स्पीसीज से नहीं था जो सदर ने अपनी स्वाबदीद में डिसॉल्व किए हैं, और यहाँ मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ठीक है। और सदर जो बार बार ये डेट दिए चले जा रहे हैं, ये एक सुप्रीम कोर्ट के गलत फैसले पे अपना इन्हिसार किए हुए हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट का अगर उस फैसले को देखें तो कभी सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि डेट गवर्नर देगा, कभी सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि डेट सदर देंगे, और कभी सुप्रीम कोर्ट ने खुद डेट देनी शुरू कर दी। तो लिहाजा वो फैसला भी गलत था, और उसके वो 14 मई जिस उन्होंने कहा था कि इलेक्शन 14 मई को होंगे, सुप्रीम कोर्ट का वो किसी ने नहीं माना और सही नहीं माना, और सदर जो है उसी चीज को आगे उठा के तो लिए फिर रहे हैं
اور میں سمجھتا ہوں چیف الیکشن کمشنر کی یہ جو فیصلہ ہے ان کا کہ صدر کو نہ ملا جائے اس چیز پہ، کیونکہ صدر ایک غیر آئینی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بالکل آئین جو ہے وہ صدر سے افضل ہے، اور انہوں نے آئین کا پاس رکھا ہے چیف الیکشن کمشنر سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر کی یہ جو فیصلہ ہے بالکل آئینی طور پر اور قانونی طور پر درست ہے۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ عرفان قادر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اشتر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، منی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، تمام ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا، عثمان جاوید بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں مسلسل اس سٹوری کے حوالے سے۔ عثمان آگاہ کیجیے گا کیا مندرجات ہیں جو خط لکھا گیا ہے چیف الیکشن کمیشن کی جانب سے، جوابی خط جو صدر مملکت کو بھیجا گیا ہے اس کے مندرجات کچھ شیئر کیجیے گا ہمارے ساتھ۔ عثمان آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو بتائے گا جو خط لکھا گیا ہے، جوابی خط جو بھیجا گیا ہے صدر مملکت کو چیف الیکشن کمیشن کی جانب سے، اس کے مندرجات شیئر کیجیے گا ہمارے ساتھ۔ عثمان سے بھی جانیں گے، ہمارا پینل بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ عرفان قادر صاحب آپ سے بات چل رہی تھی، گفتگو جاری تھی سر، اس حوالے سے اگر صدر مملکت کے خط کو دیکھا جائے تو بیٹھ کر اس پر بات کرنے کے لیے اگر خط لکھا گیا ہے تو بات کیا کی جا سکتی تھی یا اس کی بھی گنجائش نہیں تھی، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ پھر صدر تو سمجھاتے ہیں، لیکن اس پہ تو اتنی بحث ہو چکی ہے اس وقت پاکستان میں کہ صدر صاحب جو ابھی تک اگر اس چیز کو نہیں سمجھ رہے تو چیف الیکشن کمشنر ان کو مزید کیا آپ سمجھائیں؟ ٹھیک، نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بات بھی نہیں کی جا سکتی تھی بیٹھ کر؟ جی نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا کہ بات کی جا سکتی ہے لیکن اب فائدہ کوئی نہیں بات کرنے کا، کیونکہ صدر تو ایک ہی طرف ان کا رجحان ہے اور وہ اسی طرف بزید ہے۔ اب تک ان کو ادراک ہو جانا چاہیے تھا کہ ڈیٹ دینے کا صدر کا کام نہیں، اور صدر اپنے فرائض منصبی میں ویسے بھی آن ہز اون ایکٹ نہیں کر سکتے، وہ وزیر اعظم کے مشورے کے مطابق ان کو چلنا ہوتا ہے۔ آن ہز اون صدر کی کوئی ایسی پوزیشن نہیں ہے کہ آن ہز اون اس طرح کی چیزیں خود کرنا شروع کر دیں، تو ان کی ایک ٹچلر پوزیشن ہے اور ان کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ اور 48(5) کے حوالے سے جو قانونی ماہرین ہیں عرفان صاحب وہ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، 48(5) جو آئین کا آرٹیکل ہے اس کے حوالے سے اگر آپ رہنمائی تھوڑی فرما دیں کہ کیا 48(5) کے تحت بھی جو ہے صدر مملکت کے پاس جو ہے اس کا استحقاق نہیں ہے؟ دیکھیں 48(5) جو ہے نا وہ تو صورتحال ہی نہیں ہے، یہاں پہ کوئی بھی اسمبلی ایسی نہیں ہے جو کہ صدر مملکت نے اپنی اس میں ثوابدید میں کی ہو، تحلیل کی ہو یا ثوابدید میں ختم کی ہو، تو ایسی تو بات ہی نہیں ہے۔ 45 کا تو یہاں اطلاق ہی نہیں ہوگا ان حالات۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے عرفان صاحب ساتھ ہی رہے گا، سینئر رینکنگ پرسن ندیم ملک صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ملک صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ سر آپ کو عرفان قادر صاحب سے بات کرنا چاہ رہے ہیں غالباً۔ عرفان قادر صاحب پہلے 48(5) کی وضاحت فرما دیں تو اچھا ہے، کیونکہ صدر نے اسمبلی ڈیزالو کی ہے وقت سے 2 روز پہلے، تو 90 ڈیز کے اندر تو ان کا اختیار ہے۔ جو ایکٹ پاس کیا گیا ہے، ایکٹ تو آئین کے نیچے آئے گا نا، آئین کے تابع ہوگا، آئین سے بالا تو نہیں ہوگا ایکٹ۔ ایک مسئلہ ساتھ ہے جس کی میں چاہوں گا اکٹھے وضاحت کر دیں عرفان قادر صاحب، جو ڈیلیمیٹیشن والا معاملہ ہے وہ آڑے آئے گا، لیکن 48(5) تو صدر کو اختیار دیتا ہے۔ دونوں چیزوں کی اگر وضاحت کر دیں تو اچھا ہو جائے گا۔